हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा क्लास 11-12 का सेशन ख़त्म होने के बाद हमने आपका नीट का सेशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपके नीट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं, ताकि आपको इस बात का आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे नीट में पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, और आने वाले टाइम में क्या इससे रिलेटेड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको इन्हीं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रहते हैं, है ना। तो आज हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा लिविंग, ठीक है ना, हमने मेंशन नहीं किया है, लिविंग बर्ड है, आपको पता है। तो उसी से हमने जो टॉपिक उठाया है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन आते रहे हैं, ये जो आए हैं उनकी बात करेंगे, उनमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ और भी टॉपिक से हैं, जैसे डाइवर्सिटी वगैरह रिलेटेड, उससे भी क्वेश्चन है, तो उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, चलिए क्या है क्वेश्चन, कैसे किस टाइप के पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स generally in a pair used for identification of animal in taxonomic keys are referred to as। ठीक है, ये आपको कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं, है ना। कैरेक्टर मतलब कि कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, इनमें पूछा है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ जनरली पेयर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इन दो टर्म के बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर में ही आपको लास्ट में मिलता है, लीड कपलेट, है ना, ये आपको मिलता है। तो अगर आप बात करेंगे लीड की, तो लीड क्या है? हाफ पेयरिंग ऑफ कपलेट। लीड किसे बोलते हैं? हाफ पेयरिंग ऑफ कपलेट। जो कपलेट का पेयर है उसके हाफ, ठीक है ना, हाफ कपलेट ऑफ पेयरिंग, या कपलेट का जो पेयरिंग है उसके हाफ पार्ट क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। ठीक है, इस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो हाफ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। फिर कपलेट को क्या बोलते हैं? तो कपलेट की बात करेंगे तो कपलेट को बोलते हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टू आइडेंटिफाई एनिमल्स। किसी भी एनिमल्स की पहचान करने के लिए हम ऐसे दो कैरेक्टर्स को उनमें मैचिंग करते हैं। जैसे दो एनिमल्स हैं, हम उनमें ऐसे कोई भी दो स्पीसीज में हम उनसे ऐसे कोई एक दो कैरेक्टर उठा के और मैच करेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, सिमिलरिटी को शो करे, ठीक है, जिससे क्या हो, आइडेंटिफाई किया जा सके, राइट। ठीक है, तो हम उसको किसके अंदर काउंट करते हैं? कपलेट के अंदर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है एक दूसरे का अपोजिट, उल्टा कैरेक्टर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ डबलेट का कोई खास मतलब है नहीं, अल्टरनेट का भी कोई खास है नहीं। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आपके चैप्टर से ही है, इन दो टर्मिनोलॉजी से ही आपको मेन खास आइडेंटिफाई करना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो अगर आंसर की आप बात करेंगे तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या लगा सकते हैं? आंसर आप लगा सकते हैं इसमें कपलेट, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, ये क्वेश्चन अभी हाल में ही आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट 4-5 साल पहले, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, मैच दी आइटम्स गिवन। ये वो वाले आइटम्स नहीं है ना, ये आपके इस दिए गए कंटेंट के आइटम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम्स फर्स्ट विद द दीज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब इसमें आपको समझना क्या है दोस्तों, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए 18 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, हार्बेरियम, कीच, इसके बाद म्यूजियम, इसके बाद कैटालॉगी। अब इनमें ये क्या दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड, और इनको मैच करके और क्या करना है, बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है, ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए जो हमें पहले आसान आसान आते हैं तो हम उनको मैचिंग करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको पहचान करके आसानी से हम पता कर पाएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अगर आप बात करेंगे हार्बेरियम की, तो हार्बेरियम किससे मैच कर रहा है? इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ
प्रेजेंट प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल, नो मैचिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है, अ लिस्ट दैट एनवायरमेंट methodological the species found in an area with brief description adding identification, no match। इसके बाद it is a place where dried and pressed plant specimen mounted on sheets are kept। ये आपका सही है फर्स्ट वाले हार्बेरियम का कि इट इज़ अ प्रोसेस कलेक्ट द स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में रूट स्टेम लीफ कुछ भी हो सकता है, एंड ड्राइड प्रेस एंड स्टोर इन अ हाउस, उसको बोलते हैं हार्बेरिया। ठीक है, ये क्या है, तो हार्बेरियम में क्या है, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट और केप्ट। ठीक है, एक सीट के अंदर उसे हम क्या करते हैं, लाके अटैच करके उसे ड्राई कर देते हैं और फिर उसे ले जाके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना, ध्यान रखना है हार्बेरियम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब आपको फर्स्ट तो मिल गया है ना, फर्स्ट वाला आपका मिल गया। फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये होगा फर्स्ट वाला। अब चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, कीज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कीज को चेक कर लेते हैं। तो कीज में इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ, अच्छा देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये कीज, लीड, कपलेट, ये सब टर्मिनोलॉजी है, आपको फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल्स, नो मैचिंग। अ लिस्ट दैट एनॉर्मस methodological and species found in an area with brief description adding identification, no match। अच्छा, ये उसी को पता होगा जो कि को डिफाइन कर सकता है। इसका मतलब आपको वो चैप्टर थोड़े बहुत आने चाहिए, नहीं तो ये आप मैच नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैंने तो स्टडी की है, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो आइडिया है ना, लेकिन आपको तो तभी आइडिया सॉरी, आपको तो तभी आइडिया होगा ना जब आप इसको पढ़ा होगा, राइट। इसके बाद क्या है, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड प्रेजेंट एंड स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट आर केप्ट, ये तो पहले ही मैच कर चुके, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्या है, अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन इन वेरीज टैक्सा। सही बात है, की डेफिनेशन ही यही है। क्या डेफिनेशन है कि एक बुक है ना, एक बुक है, कंटेन अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट दे आर अल्टरनेट विच द हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरीज टैक्सा। अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो स्पीसीज है उनको पहचानने के लिए एक बुकलेट बनाई जाती है, उनमें अलग अलग टैक्सा में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसको जैसे आपका किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और उसके बाद स्पीसीज। तो ये क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं। इन्हीं के आधार पे हम स्पीसीज को डिवाइड करते हैं कि जैसे प्लांट और एनिमल है तो प्लांट है तो प्लांट किंगडम, एनिमल है तो एनिमल किंगडम। इसी तरीके से ये सब, ये जितनी अभी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई ना, ये सब टैक्सोनॉमिक कीज के अंदर आती है। तो कीज क्या है, एक बुकलेट है जो स्पीसीज के टैक्सोनॉमिक क्लास को या कैटेगरी को डिफाइन करता है कि ये प्लांट्स है या एनिमल्स है या माइक्रोब्स है, जो भी है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर, म्यूजियम में क्या दिख रहा है, म्यूजियम में चेक कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट और एनिमल। सही बात है, ये तो फर्स्ट भी हमें सही लग रहा है ना। क्यों, क्योंकि वो प्लेस जहाँ पे आप म्यूजियम वगैरह देखने गए होंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, अपने इंदौर में भी है, तो वो म्यूजियम आपने देखने गए होंगे, ये केवी विद्यालय के पास, केंद्रीय विद्यालय के पास, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स भी वहाँ स्टोर किए जाते हैं। या विद इन यहाँ तक आपने अपने अब स्कूल वगैरह में, लैब वगैरह में भी स्पेसिमेन देखे होंगे जिनको स्टोर किया जाता है एज अ म्यूजियम। वो म्यूजियम तो कंप्लीट नहीं होता, लैब होता है, लेकिन एज अ म्यूजियम उसको भी प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है ना, कि किसी केमिकल्स में।
तो ये इसके अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो उसको भी किसी केमिकल्स के अंदर प्लांट्स या एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है आपका म्यूजियम। तो म्यूजियम में बायोलॉजिकल म्यूजियम भी होते हैं और हिस्टोरिकल म्यूजियम भी होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो म्यूजियम के अंदर ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ प्लेस हैव कलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेड प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना। वो प्लेसेस जहाँ प्लांट्स और एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है वो कहलाता है म्यूजियम। कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट हुए, हिस्टोरिकल थिंग्स भी, मटेरियल भी स्टोर किए जाते हैं। अब यहाँ पे केवल प्लांट एनिमल की बात की है क्योंकि ये बायोलॉजी के सेक्शन में बात कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन आपका है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कैटलॉग। तो कैटलॉग जो बचा, क्या है कैटलॉग, a list that enormous methodological and species found in an area with a brief description adding identification। कैटलॉग क्या है, स्पीसीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताने की मेथड है हम उसको बोलते हैं क्या, कैटलॉग, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चारों ऑप्शन मैच हो गए। अब आपको इसको क्या करना है, इसको नीचे वाले में मिलाना है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैच करके चेक करिए, क्या चेक करना है, मैच करके अब आप इसको चेक करिए, ठीक है। अब आप इसको चेक करिए, चेक करने में क्या है, देखिए फर्स्ट, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, इसमें तो फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है, आपका क्या है फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड नहीं है इसमें, ये फर्स्ट का थर्ड। चलिए इसको देखते आगे देखते हैं, सेकंड का सेकंड, क्या सेकंड का सेकंड है, नहीं है, गलत है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट है, ये भी गलत है। इसमें देखते हैं फर्स्ट का थर्ड सही है, सेकंड का फोर्थ सही है, थर्ड का फर्स्ट सही है, इसके बाद फोर्थ का और सेकंड, फोर्थ का सेकंड, ठीक है। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही है, क्लियर। उस उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या, थर्ड क्वेश्चन। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दिया हुआ है द लेवल ऑफ हार्बेरियम, द लेवल ऑफ अ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। आपको जब आप स्पीसीज को डिस्कवर करते हो तो हार्बेरियम में एक सीट लगाते हो जिसमें कलेक्ट किए गए लोग का नेम, उसका जनरल नेम, उसके बाद साइंटिफिक नेम उस स्पीसीज का, उसके बाद कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसके बाद फैमिली, जीनस वगैरह, ये सब पूरी इंफॉर्मेशन आप देते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या कि क्या बोल सकते हैं, हार्बेरियम या लेबलिंग, लेबलिंग ऑफ हार्बेरिया या हार्बेरियम, लेबलिंग ऑफ हार्बेरियम, हार्बेरियम सीट की लेबलिंग। अब उनमें से ये पूछा है दिए गए टर्मिनोलॉजी में से या दिए गए हार्बेरियम लेबलिंग से कौन सा ऐसा है जो इंफॉर्मेशन को कैरी क्या करता है, कैरी नहीं करता, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, द लेवल ऑफ अ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, किससे इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो सकती। जैसे देखिए अगर आप बात करोगे डेट ऑफ कलेक्शन, इससे इंफॉर्मेशन कैरी हो रही, कब कलेक्ट किया गया। दूसरा बी नंबर, अ नेम ऑफ कलेक्टर, इससे भी आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये कलेक्ट करने वाला कौन है, साइंटिस्ट का नेम होगा कोई ना कोई। तीसरा लोकल नेम, इससे भी पता चलेगा ये कौन सा प्लांट है। लास्ट दिया हुआ है हाइट ऑफ द प्लांट्स। अब हाइट ऑफ द प्लांट से कोई खास इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो रही है क्योंकि उस हाइट के प्लांट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप केवल हाइट बता दोगे तो इससे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ना आगे कैरी करने के लिए, तो इसलिए आपका ये आंसर क्या है, फॉल्स है। ये आंसर है जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता, इसको ध्यान रखिए। ये कब पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन, और ये 2018 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for। ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली, है ना, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म अनएक्सेप्शनली मतलब जो अपवाद के रूप में ना हो, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जिसे हम
अनएक्सेप्शनली मतलब वो एक्सेप्शन तौर पे ना हो, ऐसे स्पीसीज को हम क्या करें, डिस्टिंग्विश करें फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहा है। ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, किस आधार पे आप कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, इसे कर सकते हो। ठीक है, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, सही बात है। अगर वो स्पीसीज वाकई में लिविंग है या नॉन लिविंग है तो इन्वायरमेंट से आप उसे टच करवाओ, इन्वायरमेंट से क्या करवाओगे, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन दिखाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन दिखाएगा तो ये पता चल जाएगा कि लिविंग है कि नहीं। अगर वो ग्रोथ नहीं करता तो ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका सही लग रहा है। इसमें रिप्रोडक्शन ये भी नहीं है, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं होता। ग्रोथ एंड मूवमेंट ये भी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो नॉन लिविंग से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, नॉन लिविंग में तो ये चीज़ें हो ही नहीं रही, ये चीज़ें भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है। नॉन लिविंग में एक एक क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मतलब चेंज आ रहा है। जैसे अभी देख लो हिमालय का साइज बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो वो लिविंग थोड़ी है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है उसमें, है ना, कहीं ना कहीं। तो आप लिविंग से अगर उसे आप मैच करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। तो इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कब पूछा गया था, ये आपका 2007 में क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या पूछा हुआ है, 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है द स्टडी four statements first to fourth given below and select the two correct ones out them। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन क्या, चार स्टेटमेंट, ऑप्शन तो नीचे है, चार स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से आपको क्या करना है, बताना है। इसमें आंसर क्लिक नहीं किया, ठीक है। इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है इनमें से कोई दो सही होगा, दो स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए चेक करके देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर आप बात करेंगे इसकी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव इन प्लांट्स, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड देखते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय आर.एच. विटेकर, ये तो 100% गलत है, क्योंकि जो नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, वो नॉमेनक्लेचर दिया था आपके कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, ठीक है ना, सिमिलरली ग्रोथ करते हैं, सही बात है। अगर यूनिसेलुलर है स्पीसीज, मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए यूनिसेलुलर स्पीसीज है, ये अगर डिवाइड करेगा तो दो स्पीसीज ऐसे बनाएगा तो ये और ये साथ में ग्रो करती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये पहले करता है ये बाद में, या ये पहले ये बाद में, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आपका इनमें से जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट है और फोर्थ है, मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड नंबर, फर्स्ट और फोर्थ, क्लियर। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, जो स्पीसीज का प्राइमरी ओरिजिन है वो किन चीज़ों से धीरे धीरे बना। तो आपको पता है कि अगर आप स्पिरिचुअल मैथोलॉजी में देखोगे तो अलग अलग कंसेप्चुअल हैं, उसके अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक देखोगे, इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीसीज की जो ओरिजिन है एक छोटे से पार्टिकल से हुई, मोलिक्यूल से हुई। तो अगर आप देखोगे, या आप कह सकते हो कि और स्मॉल से स्मॉल स्पीसीज से हुई, तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है
सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रो लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गेनाइमिक लेवल, एटॉमिक लेवल। देखिए एटॉमिक लेवल पे तो हुआ नहीं, मॉलिक्यूल्स लेवल पे हुआ। मॉलिक्यूल से बना एटम, एटम के बाद फिर एलिमेंट्स, एलिमेंट के बाद कंपाउंड, इस तरीके से बनते गए। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सब माइक्रोस्कोपिक क्या होगा, माइक्रो लेवल। माइक्रोस्कोपिक वो स्पीसीज जो एकदम क्या थे, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते थे। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो यूनिसेलुलर लेवल है, सेलुलर है, कंप्लीट सेल भी नहीं कह सकते हालांकि, लेकिन कह लो फिर भी। तो माइक्रोस्कोप में जिन स्पीसीज को हम नहीं, जिन स्पीसीज को देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन स्पीसीज से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ये बात आपको पता है। ना कि सेलुलर, ना कि डायरेक्ट सेल आ गए, ना कि एक ऑर्गेनिज्म लेवल से, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म से बने, ना कि कोई एटॉमिक लेवल से बने। ये किससे बने हैं, ये माइक्रो लेवल, ठीक है ना, सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रो लेवल स्पीसीज, माइक्रो मॉलिक्यूल से बने, ठीक है ना, माइक्रो। तो जो इसका आंसर होगा दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा। अब हालांकि इस पैटर्न में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है, 2007 का क्वेश्चन है। तो ये आप फिर भी ध्यान रख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इन कंटेंट से भी बन सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में अगर वेटेज देगा तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम इनटू इज टू, ये 2000 का क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा और पुराना है। इसमें पूछा है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग क्या हो सकता है। यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, बी ऑप्शन दिया हुआ है रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सी दिया हुआ है प्रोड्यूस गैमेट, डी दिया हुआ है यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है, आपको एक ही लग रहा है इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी स्पीसीज का, रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब तक वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं करेगा तब तक स्पीसीज मल्टीप्लाई नहीं होगा और उसके वंश आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 8th नंबर है, 1991 में पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा पुराना है लेकिन नए पैटर्न में इसको घुमा के पूछ सकते हैं। होम्योस्टैसिस क्या है, तो होम्योस्टैसिस की अगर बात करेंगे तो इनमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं। टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट, टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज, उसके बाद डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, डी नंबर ऑप्शन है प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्टेड यूज इन होम्योपैथी, ठीक है। अब अगर इनमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो क्या ऑप्शन बता रहा है, टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज। होम्योस्टैसिस का मतलब ही होता है कि अगर आप इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस करना चाहो या ह्यूमन बॉडी में कोई चेंजेस करना चाहोगे या किसी भी स्पीसीज में चेंजेस करना चाहोगे तो आपके अगेंस्ट में इन्वायरमेंट आपको रोकती है, ठीक है। क्योंकि आप चेंज तो तब करोगे ना जब आपका एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा, और जब एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो उसके हिसाब से आप अपने आप को अडॉप्ट करोगे, तो एटमॉस्फेयर आपको अगेंस्ट करेगा क्योंकि आप प्रीवियस एटमॉस्फेयर में या प्रीवियस इन्वायरमेंट में फिट थे। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज, चेंज को वो रोकने की कोशिश करेगी, प्रतिरोध का काम करेगी, रोकना, ठीक है। तो दिए गए आंसर ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा, इसका सेकंड आंसर होगा। और इसमें क्या था, इसमें भी सेकंड था, क्लियर है। अब अगर इनकी बात करेंगे नेक्स्ट 9th नंबर की, तो 9th नंबर में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब कैरोलस लिनियस। अब आपको ये 2019 हाल का ही क्वेश्चन है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो बनते ही, बहुत ज़्यादा बनते ही। अब इसमें आपको समझना क्या है, देखिए ये है आपके नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन। नॉमेनक्लेचर से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, 5-6 रूल्स है इसके बेसिक, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम लिखने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, जेनरा स्पीसीज नेम, दूसरा साइंटिफिक नेम शॉर्ट में, तीसरा साइंटिफिक नेम डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, चौथा स्पेसिफिक नेम अंडरलाइन होना चाहिए, पांचवा
अगर आप बात करोगे इसे इटैलिक में लिखना चाहिए। छठा, फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट स्टार्टिंग नेम है वो कैपिटल में होना चाहिए। साइंटिफिक नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो 6-7 कैटेगरी है ना, ये अगर आपको पता होगा तो ही आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलिए चेक करते हैं क्या क्या मिस्टेक है फर्स्ट सेकंड। देखिए फर्स्ट में मिस्टेक क्या है, ये इटैलिक में भी है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल में भी है, लेकिन जो सेकंड लेटर है दोस्तों, तो वो क्या है, सेकंड लेटर कैपिटल में है, जबकि इसका क्या कहना है, फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल में होगा, सेकंड लेटर कैपिटल में, वो मतलब कि बाकी उसके बाद जो लेटर आएंगे वो कैपिटल में नहीं होंगे। और तीसरी इसमें कमी क्या है, साइंटिफिक नेम नहीं है। चौथे वाले, दूसरे वाले में आ जाओ, मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में भी है, इसमें जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम का भी कैपिटल में है, बट दिक्कत क्या आ गई, कार्लिन, यहाँ पे केवल साइंटिफिक नेम शॉर्ट में बोला, लेकिन इनमें क्या लिख दिया इन्होंने, फुल नेम लिख दिया, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। थर्ड आते हैं, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये बढ़िया सही है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है, साइंटिफिक नेम तो कैपिटल में ही होता है और शॉर्ट में भी है। डी नंबर मैंगीफेरा इंडिका, डी नंबर में सही है, बाकी साइंटिफिक नेम लास्ट में नहीं लगा है, इसलिए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आइए नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप 10th नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBM, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, दो ब्रांचेस दिए थे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब अगर इसकी बात करो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर की, तो इसमें जो ये रूल्स हमने बताए थे ना, इस रूल्स में कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं होना चाहिए, वही जो 5 नॉमेनक्लेचर हमने भी बताए थे 6-7, तो उनमें से कौन सा इसमें गलत है। देखिए क्या बोला है ना, रूल्स के अगेंस्ट है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, ये सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेटिक नेम एंड अ साइंटिफिक नेम एपिथेट्स, सही बात है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक, सही है। जेनरिक एंड साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये गलत है। क्या बोला है, चलो साइंटिफिक नेम तो चल जाएगा, लेकिन जो जेनरिक नेम है वो जेनरिक नेम कैपिटल की बजाय, स्मॉल की बजाय कैपिटल में होना चाहिए। देखिए कैपिटल में है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका जो लास्ट डी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्सिडी। अब आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसे समझनी होगी। देखिए मस्सिडी जो है ये तो है इंसेक्ट फैमिली से, लेकिन इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी है ऑप्शन के हिसाब से। देखिए आपने किंगडम एनिमेलिया में 10th क्लास पढ़ी होंगी, 10th या 11th फाइलम, उनमें से एक फाइलम आर्थ्रोपोडा भी पढ़ा होगा, जो कि सबसे बड़ा फाइलम है, उसमें करीब 85% स्पीसीज है, मतलब 9 लाख के आसपास स्पीसीज है। ठीक है, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पीसीज है। अब उनमें से एक क्लास कौन सा आता है आपका, इंसेक्टा भी। ठीक है, तो इंसेक्टा में इसमें कई सारी फैमिलीज हैं, उनमें से ये जो स्पीसीज है ये मस्सिडी फैमिली में कौन आते हैं, ये आपको बताना है। क्लास इंसेक्टा हो गया, सारे इंसेक्ट है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो इंसेक्ट ना हो, लेकिन मस्सिडी फैमिली में कौन आता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाकी कौन कौन सी फैमिली में आते हैं। तो हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, और उसके बाद ग्रॉस हॉपर और कॉकरोच, तो इनकी अगर बात करेंगे तो ये किन किन फैमिली में आते हैं, पहले इनकी बात कर ले। तो देखिए हाउस फ्लाई की अगर आप बात करोगे तो हाउस फ्लाई किस में आता है, हाउस फ्लाई आता है आपका लम्प्रिडी, ठीक है ना, लैम, जगह तो कम है, चलिए थोड़ा, लैम्पिरिडी, ठीक है ना,
लैम्प्रिडी में आता है। उसके बाद फायरफ्लाई की अगर बात करेंगे तो फायरफ्लाई किस में आता है आपका, ये आता है फायरफ्लाई, वन मिनट सॉरी, ये आपका उसमें आएगा, मस्सिडी में आएगा, हाउस फ्लाई, सॉरी मस्सिडी में आएगा। ये किस में आएगा, मस्सिडी में आएगा, मस्सिडी में आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आप किसकी बात करोगे, फायरफ्लाई की, इसकी बात करोगे तो ये किस में आएगा, ये आएगा लैम्प्री, लैम्पिरिडी। इसके बाद नेक्स्ट ग्रॉस हॉपर की बात करोगे तो इसमें कौन आएगा, एक्रिडी, ग्रॉस हॉपर, एक्रिडिडी। अगर आप बात करोगे कॉकरोच की तो कॉकरोच किस में आएगा, ब्लैटिडिडी, ब्लैटिडिडी। अब आप देख के बताइए कि जो चारों ऑप्शन में मैंने फैमिली के नाम लिखे हैं, कौन सा ऐसा है जो आपके मस्सिडी से मैच कर रहा है। तो मस्सिडी से कौन मैच कर रहा है आपका, हाउस फ्लाई, मतलब ए नंबर ऑप्शन हाउस फ्लाई, या इसे मे फ्लाइज, नॉर्मल फ्लाइज भी बोलते हैं। ठीक है ना, मे फ्लाई जिसमें आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मस्सिडी से कौन मैच कर रहा है, फायरफ्लाई से लैम्प्रिडी, ग्रॉस हॉपर से एक्रिपिडी, और कॉकरोच से ब्लैटिडी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना। एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल एट देयर। आपको बताना है कि इनमें से फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, जीनस, ये चार लेवल है टैक्सोनॉमी कीज के, इनमें से कौन सा लेवल है जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर मैच करता है किसमें, टोमेटो और पोटैटो के बीच में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें टैक्सोनॉमी कीज में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 5-6 आते हैं। देखिए, आप फाइलम लेवल पे तो कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि फाइलम लेवल पे प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स एक ही में आएंगे। ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, टोमेटो पोटैटो प्लांट ही है। फिर आप आ जाओ फाइलम लेवल पे, फाइलम या डिवीजन लेवल पे जब आप बात करते हो, डिवीजन दिया हो ना, डिवीजन या फाइलम, उस पर बात करोगे तो सारे ये एंजियोस्पर्म के प्लांट है, क्योंकि जितने फ्लावरिंग प्लांट है वो सब क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब वो कुछ मोनोकॉट भी हो सकते हैं, कुछ डाइकॉट, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के डाइकॉट होते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये मोनोकॉट भी है, तो भी मोनोकॉट में तो वो बहुत सारी कॉमन सिमिलरिटी है। ठीक है ना, कॉमन सिमिलरिटीज़ है, उनमें से भी मोनोकॉट में अलग अलग वेराइटी के कुछ कॉमन मोनोकॉट होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, तो उस पर भी आप डिवाइड इसे नहीं कर सकते। फिर आप बात करोगे कि ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों टोमेटो और पोटैटो सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। तो इसका आपका क्लास की अगर बात करोगे तो क्लास तो ये मोनोकॉट हो गए, लेकिन अगर आप किसकी बात करोगे, अच्छा, मोनोकॉट डाइकॉट कैसे डिसाइड करते हैं, जिनके सीड सिंगल्ड होते हैं, टूटने पे 2 लेयर में डिवाइड नहीं होते, वो मोनोकॉट होते हैं। तो इनमें इनके सीड, एक तो सीड होते नहीं, और होते हैं तो सिंगल लेयर में डिवाइड नहीं होते। ठीक है ना, सॉरी, डबल लेयर में डिवाइड नहीं होते। और इसमें एक चीज़ मैं क्या बताने वाला था, हाँ, अगर आप ऑर्डर लेवल पे जाएंगे तो ऑर्डर लेवल में उन पे भी इससे डिवाइड नहीं कर सकते। ऑर्डर लेवल में क्या हो जाएगा, सोलेनल्स। और फैमिली लेवल पे आएंगे तो ये फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये दोनों, ये दोनों बिलोंग करते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से। क्लियर है, राइट, किससे बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से। ठीक है, अब अगर बात करेंगे नेक्स्ट, सोलेनेसी फैमिली में ऐसे मल्टीपल फीचर होंगे जो क्या करते हैं, ये टोमेटो और पोटैटो को सिमिलर मैच करवाएंगे, है ना।
इसमें सबसे ज़्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। जीनस में भी आप उसे सिमिलरिटीज़ नहीं दिखा सकते क्योंकि सबका जीनस अलग है ना। उसका टोमेटो का अलग है, पोटैटो का अलग है, क्लियर है। सोलेनम नाइग्रम उसका है, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ही आप ऑर्डर पे तो कर ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, फैमिली। फैमिली एक ऐसी है जिसपे आप मल्टीपल कॉमन कैरेक्टर आप सर्च कर सकते हो टमाटर और आलू के बीच में, टोमेटो और पोटैटो के बीच में, ठीक है। तो ये, और ये क्वेश्चन कब, लगभग लगभग आपको ये सब करंट के क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। जैसे ये कब का क्वेश्चन है, ये आपका 2021 2021 का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। ICBN वाला 2019 का क्वेश्चन है। ये मैंगी फेरा वाला 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हाल का ही क्वेश्चन है, हमने डेट तो मेंशन नहीं किया, लेकिन ये भी हाल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज की क्लास में आपके 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी नीट में क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के आए हैं, कैसे आते हैं, ये आपको थोड़ी सी आइडिया आ गया होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इनके आंसर आपको कुछ आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।